नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का ट्यूटोरियल का जो टॉपिक है वो है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट्स, यानी अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों के उपकरण। हमने अभी तक अध्ययन किया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है। तो आयातकर्ता और निर्यातकर्ता आपस में पेमेंट करते हैं एक दूसरे के लिए, तो वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर सकते हैं या कौन कौन से उपकरण हैं जिनके द्वारा वो लेन देनों का निपटारा करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम उसका अध्ययन करेंगे। हालांकि इसके कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि नहीं कि पेमेंट्स गेटवे के माध्यम से ही इनका पेमेंट किया जाएगा। वो निर्भर करता है आयातकर्ता और निर्यातकर्ता देश की आपस की जो शर्तें हैं उसके आधार पे। लेकिन मोस्टली हम मोटा मोटी उन सभी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इंटरनेशनल पेमेंट के लिए यूज़ की जाती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। In international trade, various instruments for payment are used by exporter and importer. These payment instruments are the documents that are needed to fulfill the legal requirements of a contract between the exporter and importer. क्योंकि दो देशों के बीच में जो व्यापार है वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे ही हो सकता है और उन्हीं के माध्यम से क्या किया जाता है, उन लेन देनों का निपटारा किया जाता है। तो ऐसे कौन कौन से गेटवे हैं या इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इन लीगल कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से इस फिगर में आपको बताया गया कि ये 4 तरीके के होते हैं जो इस फिगर में आपको पहला इसमें आता है आपका लेटर ऑफ क्रेडिट, दूसरा आपका आता है अदर मेथड, तीसरा आपका है पेमेंट कलेक्शन और चौथा है क्लीन पेमेंट्स। इसमें हम सभी का अध्ययन करते हैं। पहला हम लेते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। तो लेटर ऑफ क्रेडिट एक तरह से हमने जो डॉक्यूमेंटल क्रेडिट इससे पीछे वाले चैप्टर में जो हमने अध्ययन किया था, लगभग वही चीज़ इसके अंदर यूज़ की जाती है। शॉर्ट में इसको एलओसी भी बोला जाता है, लेटर ऑफ क्रेडिट। इसमें क्या करते हैं कि एक आयातकर्ता जो होता है वो जो उस आयातकर्ता देश के अंदर जो स्थापित बैंक है उससे निवेदन करता है। वो बैंक विदेश में स्थित अपनी शाखा या दूसरे बैंक को आवेदन करता है और वो बैंक जो विदेश में स्थित है या जो निर्यातकर्ता के देश में स्थित है वो निर्यातकर्ता या लाभार्थी को उसका पेमेंट करता है। वो वहाँ से माल बेचता है, उसके डॉक्यूमेंट्स आयातकर्ता को भेज जाते हैं, जो आयातकर्ता अपना माल रिसीव करता है और आपस में जो दोनों बैंक हैं वो भुगतानों का सेटलमेंट कुछ कमीशन के आधार पे करते हैं, जो कि हमने डॉक्यूमेंटल क्रेडिट और उसकी प्रोसेस में देखा था लास्ट चैप्टर में। वो ही चीज़ इसके अंदर आपको बताई गई है कि लेटर ऑफ क्रेडिट रेफर्स टू ए डॉक्यूमेंट्स इश्यूड बाय द बायर्स बैंक दैट प्रोमिस टू पे द, किसको, सेलर को प्रोमिस करती है पेमेंट करने का एक एग्रीड अमाउंट जो है उसके लिए। दिस इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पेमेंट यूज्ड इन द इंटरनेशनल ट्रेड। वर्तमान में क्या है, इस चीज़ का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। हालांकि जो पीछे घोटाले हुए थे पंजाब नेशनल बैंक के, वो एलओसी के आधार पर ही किए गए थे, इसीलिए इस पर बीच में एक बार क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया गया था। इसकी जो शर्तें थी उसको ज़्यादा स्ट्रिक्ट किया गया है कि एलओसी साधारण रूप से आयातकर्ता और निर्यातकर्ता दोनों की आर्थिक स्थिति की कैलकुलेशन किए बगैर नहीं जारी की जाएगी। तो लेटर ऑफ क्रेडिट में आगे हम देखते हैं कि लेटर ऑफ क्रेडिट इज इशूड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द बायर बाय द बैंक, यानी बायर रिक्वेस्ट करता है किससे, बैंक से, उसके आधार पर क्या की जाती है, एलओसी जारी की जाती है। द बैंक इश्यूज द लेटर टू क्रेडिट आफ्टर असाइनिंग द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द बायर। वो क्या करता है कि उसको एसेस करता है किसको, कि बायर जो है उसकी कैपेसिटी है या नहीं पेमेंट की। इसके जैसे 3 पॉइंट्स इसमें बताया गया है कि वो किस हिसाब से इसको जारी किया जाता है। वो सेम वही प्रोसेस है जो आपको डॉक्यूमेंटल क्रेडिट में आपको बताई गई थी। तो लगभग डॉक्यूमेंटल क्रेडिट और एलओसी की प्रोसेस लगभग सेम सी ही है। जैसा इसमें फर्स्ट बता रखा है कि टू मेक टू पेमेंट और द ऑर्डर थर्ड पार्टी को हम एक्सपोर्टर कह सकते हैं, बेनिफिशरी कह सकते हैं। और इज टू एक्सेप्ट बिल ऑफ एक्सचेंज, या ड्राफ्ट जो बिल है उसको एक्सेप्ट करने की ड्राउन बाय द बेनिफिशरी होता है। दूसरा पॉइंट इसका है ऑथोराइज अनदर बैंक टू इफेक्ट सच पेमेंट्स और टू एक्सेप्ट द पे सच बिल्स ऑफ एक्सचेंज। थर्ड है इसका ऑथोराइज अनदर बैंक टू नेगोशिएट अगेंस्ट स्टेपुलेट डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड दैट द टर्म्स आर कंपाइल्ड विथ। यानी एक तरह से हम इसमें क्या है कि जो बायर है उसके आधार पे
जो बेनिफिशियरी है उसको जारी की जा सकती है, बायर के कहने के आधार पर बैंक द्वारा दूसरे बैंक को जारी की जा सकती है, और बैंक को नेगोशिएट किया जा सकता है इसके अंदर पेमेंट्स के लिए। यह एक डायग्राम के द्वारा आपको इसमें बताया गया है कि ये किस हिसाब से जो लेटर ऑफ क्रेडिट है वो काम करता है। स्टार्टिंग में फिगर में आपको जो आप देख रहे हैं इसके अंदर, इसमें आपको एक दिखाया गया है इंपोर्टर, और ये जो यहाँ आप देख रहे हैं इंपोर्टर, और ये क्या है एक्सपोर्टर। अब इंपोर्टर सबसे पहले क्या करेगा, एक नंबर पे जो लिखा हुआ है आपका यहाँ पे कि ये ऑर्डर करेगा किसको, एक्सपोर्टर को ऑर्डर करेगा। इसने एक्सपोर्टर को ऑर्डर कर दिया। अब ये क्या करेगा, हमने बताया था अभी आपको कि ये कि जो उस देश के अंदर जो स्थित बैंक है उसको क्या करेगा, ये आवेदन करेगा। तो इसमें आप यहाँ ये देख रहे हो 2 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ, ये क्या करता है, जो यहाँ जो बैंक स्थापित है इसके देश के अंदर उसको क्या करेगा, आवेदन करेगा। अब इसी में जैसे 3 नंबर पे ये क्या करेगा, जो बैंक है विदेश में स्थित है, जो 3 नंबर पॉइंट जो आप देख पा रहे हैं एरो का निशान करके ऊपर दिया हुआ है, ये इस बैंक को आवेदन करेगा। इसी तरह ये बैंक क्या करेगा, लेटर ऑफ क्रेडिट के आधार पे क्या करेगा, एक्सपोर्टर को बताएगा कि आपके इस संबंध के अंदर एलओसी जारी की गई है, तो आप ये माल उसको भेजिए। तो जो एक्सपोर्टर है वो क्या करेगा, गुड्स को रेडी करेगा, जो यहाँ दिखा रखा है 5 नंबर पॉइंट में आपको, वो किसको दे देगा, कस्टम विभाग को अपना गुड्स सौंप देगा। अब जब इसने गुड्स भेज दी तो अब क्या किया जाएगा, जो एक्सपोर्टर है वो क्या करेगा, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो किसको भेजेगा, जो वहाँ पे स्थित बैंक है उसको भेजेगा। इसी तरह वो बैंक क्या करेगा, जो इशूइंग बैंक है उसके पास भेजेगा, जो 7 नंबर पॉइंट में आपको बता रखा है। अब इशूइंग बैंक को कौन करेगा, इंपोर्टर, क्या उसको कस्टम में माल आ गया तो इंपोर्टर क्या करेगा, उसका पेमेंट कर देगा किसको, इशूइंग बैंक को, जो 8 नंबर पॉइंट में आपको दिखा रखा है। और यहीं 8 नंबर पॉइंट के साथ में इसमें बता रखा है आपको कि 9 नंबर पॉइंट जो ये डॉक्यूमेंट जो बैंक होगा वो किसको दे देगा, इंपोर्टर को दे देगा। कौन से डॉक्यूमेंट्स, एक्सपोर्टर ने किसको दिए थे, अपने इस देश में स्थित बैंक को दिए, उस बैंक ने किसको दिए, इशूइंग बैंक को, इशूइंग बैंक ने किसको सौंप दिया, इंपोर्टर को। अब वो ये डॉक्यूमेंट्स दिखा के पोर्ट से क्या करेगा, अपना माल छुड़वा लेगा। इसी तरह इसमें आगे आपको बता रखा है 10 नंबर पॉइंट में वो कस्टम से माल रिलीज करवा लेगा। 11 नंबर पॉइंट में आपको बता रखा है जो इशूइंग बैंक है वो अपना कमीशन काट के जो पेमेंट है वो किसको कर देगा, जो विदेश में स्थित है नेगोशिएटिंग बैंक जो है उसको कर देगा। और ये बैंक क्या करेगा, अब एक्सपोर्टर को पेमेंट कर देगा। तो इस तरह से ये एक लेटर ऑफ क्रेडिट की जो प्रोसेस है एक डायग्राम के द्वारा सरल तरीके से आपको बताई गई है। ये था एक इंस्ट्रूमेंट्स इंटरनेशनल पेमेंट का। अब हम दूसरा देखते हैं इसके अंदर कि क्लीन पेमेंट्स। तो क्लीन पेमेंट्स के अंदर क्या होता है कि एक दूसरे के जो पेमेंट्स है वापस में क्लियर कर लिए जाते हैं। रेफर टू ए पेमेंट मेथड इन विच द बैंक्स रोल इज लिमिटेड। इसमें क्या होता है, बैंक का रोल बिल्कुल लिमिटेड होता है। सिर्फ किस कहाँ तक सीमित होता है, ओनली क्लियरिंग द पेमेंट्स। क्लीन पेमेंट इज ए वेरी इजी मेथड ऑफ पेमेंट फॉर इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर। जब बिल्कुल सिंपल ही है, ठीक है, बैंक को बोला गया और बैंक ने वो चीज़ क्लियर कर दी, तो ये बिल्कुल ईजी मेथड है। इसके अंदर भी 2 मेथड यूज़ किए जाते हैं, पहला एडवांस पेमेंट, दूसरा ओपन अकाउंट। पहला एडवांस पेमेंट में क्या किया जाता है कि जो इंपोर्टर होता है वो पहले पे कर देता है, उसके बाद में एक्सपोर्टर क्या करता है, डिलीवरी करता है। और ओपन अकाउंट के अंदर क्या होता है कि एक्सपोर्टर डिलीवर करता है पहले गुड्स को, और इंपोर्टर उसके साथ बिल का पेमेंट करता है, उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। इसमें आपका तीसरा प्रकार आता है पेमेंट कलेक्शन। पेमेंट कलेक्शन के अंदर क्या किया जाता है कि जो बैंक होते हैं वो हैंडल करते हैं किसको, कमर्शियल और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को, जो एक्सपोर्टर या इंपोर्टर उनको बताते हैं उस तरह से। तो द बैंक फॉलो द इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द रिलीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू द इंपोर्टर। इसमें किसका रोल ज़्यादा हो जाता है, बैंक का, क्योंकि एक तरह से कलेक्शन का काम हो गया। कलेक्शन का काम किसके द्वारा किया जाता है, बैंक के द्वारा किया जाता है। इसमें भी आपके 2 टाइप्स बता रखे हैं, पहला डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट, दूसरा डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। यानी एक में तो जब डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे तभी उसका क्या किया जाएगा, पेमेंट किया जाएगा, और एक मात्र केवल मात्र एक्सेप्टेंस दे देता है इंपोर्टर या एक्सपोर्टर की, ठीक है, इसका माल भेज दिया जाएगा या हमारी तरफ से स्वीकृति है, उसी के आधार पर वो क्या करता है, पेमेंट या पेमेंट कलेक्शन कर लेता है। तो इसके 2 मेथड काम में लिए जाता है, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट और डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। रोल इसमें किसका रहता है, बैंक का रोल रहता है। इसको आप वो जो डायग्राम आपको एलओसी के लिए बताया गया था उसी डायग्राम के द्वारा आपको इसमें समझाया गया। हालांकि इसमें बैंक का रोल कितना हो जाता है, सिर्फ एक्सेप्टेंस का ही रह जाता है, जिसमें आपको एरो के माध्यम से 1 2 3 जो पॉइंट साथ में किए ये इसकी प्रोसेस को बताते हैं कि पहले सबसे पहले प्रोसेस कौन सी होगी, 2 नंबर पे कौन सी प्रोसेस होगी, 3 नंबर पे कौन सी होगी। तो ये आप आसानी से इसमें देख और समझ सकते हैं। लास्ट आपका आता है अदर मेथड।
अदर मेथड में जो आपका है वो पहला है डायरेक्ट डेबिट्स। डायरेक्ट डेबिट्स के अंदर क्या किया जाता है कि द अकाउंट होल्डर गिव्स द इंस्ट्रक्शन टू हिज हर बैंक, यानी जो अकाउंट होल्डर है वो अपने बैंक को क्या देता है, निर्देश देता है किसके लिए, टू कलेक्ट अमाउंट डायरेक्टली फ्रॉम अनदर बैंक। वो कहता है कि जो दूसरा बैंक है उससे आप मेरे ब्याह पे अमाउंट कलेक्ट कर लीजिए, और वो डायरेक्ट जो बैंक होता है वो क्या करता है उसके अकाउंट से डेबिट कर लेता है। या पेमेंट दूसरा है, जैसे पेमेंट कार्ड से भी कर सकते हैं, जैसे इंटरनेशनल कार्ड वगैरह होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं, तो उनके माध्यम से भी इनका पेमेंट क्लियर कर लिया जाता है। दूसरा इसके अंदर आता है कि चेक के द्वारा पेमेंट, चेक के द्वारा जो साधारण हम चेक लेते हैं उसी तरह से इंटरनेशनल जो बायर या एक्सपोर्टर होते हैं उनके लिए चेक जारी किए जाते हैं। रेफर्स टू ए डॉक्यूमेंट्स दैट इन्वॉल्व ए ड्रॉवर और ड्रॉई। तो जो ड्रॉवर और ड्रॉई होते हैं आपस में एक दूसरे पर क्या करते हैं, चेक लिखते हैं, उसके आधार पर उनका क्या किया जाता है, थर्ड पार्टी को या फिर स्पेसिफिक बेनिफिशियरी को पेमेंट कर दिया जाता है। लास्ट जो अदर मेथड के अंदर आपका जो इंस्ट्रूमेंट आता है वो है इलेक्ट्रॉनिक मनी, यानी इसके अंदर जो एक्सचेंज किया जाता है वो कैसे किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिकली किया जाता है, फिजिकली करने की बजाय केवल मात्र एंट्री से इलेक्ट्रॉनिकली कर लिया जाता है। इसका सुधरा हुआ रूप ही जो डिजिटल करेंसी जो चल रही है वो है, यानी एक चैन के माध्यम से उसका पेमेंट कर लिया जाता है, फिजिकल डॉक्यूमेंट्स का भेजने का या इस तरह की एक्टिविटी नहीं की जाती है। दिस इन्वॉल्व्स टू यूज़ द इंटरनेट और ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम वन बैंक टू अनदर अकाउंट। तो ये थे आपके इंटरनेशनल पेमेंट्स के इंस्ट्रूमेंट, अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों के उपकरण। अब हमारा जो फर्स्ट यूनिट का सिलेबस है, यानी हमारी जो EFM सब्जेक्ट है उसका जो सेकंड पेपर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, उसकी फर्स्ट यूनिट हमने आज कंप्लीट अध्ययन कर ली है, जिसके अंदर हमने स्टार्टिंग में देखा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ, आवश्यकता, इसके महत्व को देखा। फिर हमने अध्ययन किया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बनाम अंतर क्षेत्रीय व्यापार। फिर हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की समस्याएं क्या है। लास्ट लेक्चर में हमने अध्ययन किया कि परलेखीय साख क्या होता है और इसकी प्रक्रिया या प्रोसेस डॉक्यूमेंटल क्रेडिट की क्या होती है। और जो लास्ट टॉपिक हमारा फर्स्ट यूनिट का था वो हमने आज अध्ययन किया, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट। इसके साथ ही आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाती है। इसके असाइनमेंट्स आपको भेज दिए गए हैं, जो रिमेनिंग असाइनमेंट्स हैं वो कल आपको PDF में सेंड कर दिए जाएंगे, आप उन्हें समय पर तैयार करते रहें। इसमें किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू।